हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेल गैमेटोफाइट के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा था हमने और पोलन ग्रेन देखा था। आज हम बात करते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है एक फीमेल गैमेटोफाइट की, और उसके बाद हम पोलिनेशन तक जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम या पिस्टिल को हम एक फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। कार्पल भी कई बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कार्पल जो है वो नंबर के हिसाब से होता है। जैसे कार्पल का नंबर अगर 1 है तो हम ये बोलेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन, अगर कार्पल्स 1 से ज़्यादा हैं तो हम बोलेंगे उसको पॉलीकार्पलरी कंडीशन। तो पिस्टिल और गाइनोसियम आप मोस्ट कॉमनली बोल सकते हो। गाइनोसियम के बारे में आप जानते हो कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है आपको पता है, स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो भी आएंगे वो सारे कहाँ पे आएंगे? स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर। स्टाइल क्या होता है? वो इलोंगेटेड पोर्शन होता है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। और लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है? ओवरी। ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल्स बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमें पता है कि ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा, और ओवरी से क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार हमने क्या लिखा है। पिस्टिल को हमने बोला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस डायग्राम को देखिए आप, ये जो है ऊपर वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो सर्व करेगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। दिस इलोंगेटेड पोर्शन इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर कैविटी होती है, उसको ओवेरियन कैविटी बोलते हैं या फिर लोक्यूल्स बोलते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है ये लोक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, आपको पता है। ओव्यूल्स का नंबर जो है वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलें कि ओव्यूल्स का नंबर 1, कोई ऐसे प्लांट का एग्जांपल दो तो हम बोलेंगे कि व्हीट जो है, मैंगो जो है, उनमें 1 होता है। और मैनी का आप जानते हो, जो पपाया है आपका, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, मतलब जो आगे चल के सीड बना लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। ये चीज़ें हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तीनों टर्म्स क्लियर हुए आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हमने बोला था कि कार्पल वर्ड जो है नंबर के हिसाब से होता है, कि अगर कार्पल का नंबर 1 है तो हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी कंडीशन। अगर कार्पल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीकार्पलरी कंडीशन। अगर कार्पल 1 हुई तो मोनोकार्पलरी, अगर 1 से ज़्यादा हुई तो 2 कंडीशंस होती हैं, या तो सारी कार्पल्स जो है वो फ्यूज कर जाएं, या फिर कार्पल्स जो है वो फ्री रहें। उसके लिए हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपो का मतलब होता है फ्री, और कार्पस का मतलब यहाँ है कार्पल्स। तो फ्री कार्पल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस, और सिनकार्पस जो है उसमें क्या बोलेंगे हम? कार्पल्स विल रिमेन फ्यूज्ड। कार्पल्स जो है वो सारी फ्यूज कर जाएंगे, जैसे कि पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफेरम, जिसको हम अफीम बोलते हैं। 8th क्लास में 8th जो चैप्टर है आपका, वो उसमें हम देखेंगे इसको। तो इज इट क्लियर टू यू? अब हम बात करते हैं एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट्स होती हैं। इंटेगुमेंट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। अगर 1 इंटेगुमेंट हुई तो उसको हम बोलते हैं यूनिटैगमिक, और अगर 2 इंटेगुमेंट होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? बाइटैगमिक। ये लाइन लिखी है, ओव्यूल इज सराउंडेड बाई 1 इंटेगुमेंट जिसको हम बोलते हैं यूनिटैगमिक, और 2 इंटेगुमेंट जिसको हम बोलते हैं बाइटैगमिक। अब स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है जो कि एंजियोस्पर्म्स में फाउंड होता है। इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, ये बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको इन्वर्टेड करके दिखाया हुआ है। बिल्कुल मैं तो दिखा भी नहीं पाऊंगा इसको, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे उसमें स्टडी करेंगे। आप ये देख लीजिए कि आउटर में इंटेगुमेंट्स होगी, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, फिर बीच में एम्ब्रियो सैक होता है, ये वाला एम्ब्रियो सैक है, एंड ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन में भी इसको देखेंगे। फिर जो एम्ब्रियो सैक है इससे बाहर कुछ मास ऑफ सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं
न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस कहाँ होगा? इस एम्ब्रियो सैक के बाहर। फिर फनिकल क्या होती है? ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है एक स्टॉक के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फनिकल। मान लो ये ओव्यूल है मोस्ट कॉमन टाइप वाला, तो ये जो है ये पूरी क्या है? ये एक फनिकल है और ये हमारा ओव्यूल हो गया। ठीक, फिर जो इंटेगुमेंट्स होती हैं ये सारे ओव्यूल के सराउंडेड होती हैं, ओव्यूल को सराउंड करके रखती हैं, एक्सेप्ट एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इसीलिए इसको माइक्रोपाइलर एंड बोला जाता है। नीचे वाला जो है ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल देयर इज चलाजल एंड। हम नेक्स्ट डायग्राम इसको देखते हैं। फिर हाइलम क्या होता है? हाइलम एक जंक्शन होता है, फनिकल फ्यूजेज विद द ओव्यूल एट ए पॉइंट। जो फनिकल है वो ओव्यूल के साथ फ्यूज करती है एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, सो कई बुक्स में इसको यहाँ तक दिखाते हैं, लेकिन बेसिकली हाइलम क्या होगा? ये पूरा जंक्शन होता है, हाइलम इस पूरे जंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, आपने साइसर एरिटिनम देखा होगा, चना जो होता है, सो जब चना स्प्राउट हो जाता है, जब हम उसको स्प्राउट करते हैं तो यहाँ से तो रूट निकल जाएंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे एक जंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम बोलते हैं। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इंटेगुमेंट्स होती हैं जो उसको ओव्यूल को कवर करके रखती हैं, एक्सेप्ट एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। आउटर इंटेगुमेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट भी होती है। सो इंटेगुमेंट्स का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। फिर न्यूसेलस क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के बाहर कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है वो अंदर होता है बिल्कुल, इसके अंदर सारी सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होती हैं। इज इट क्लियर टू यू? और इस एम्ब्रियो सैक के बाहर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे डिप्लॉइड होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार प्लॉइडी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ, यहाँ पे एग सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये सब। सो हम देखते हैं ओवल के स्ट्रक्चर को अब डिटेल से। सो अब हम बात करते हैं एक एनाट्रोपस ओवल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। सो हमने क्या देखा अब तक? आउटर इंटेगुमेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट होती है। अगर ओवल बाइटेगमिक है तो ठीक है, उसके बीच में एम्ब्रियो सैक होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम लोग? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या होता है? देखो, ऊपर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होंगे और उनसे पीछे एक सेल होती है बड़ी सेल, जिसको एग सेल बोलते हैं। सिनर्जिड और एग सेल दोनों को कंबाइनली हम एग एपरेटस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर आपको हमेशा लेबलिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइल एंड की साइड जो है वो एग एपरेटस होता है हमेशा, क्योंकि यही से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। आगे हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि जब पोलन ट्यूब आएगा, जब मेल गैमेट को लेके आएगा पोलन ट्यूब, तो जो माइक्रोपाइलर एंड है यहीं से ही एंट्री होगी और जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो जाके फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में। इज इट क्लियर टू यू? फिर इस एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। अब ये जो ओव्यूल है ये कैसा है? ये मान लो इस तरीके का एक ओव्यूल है जो ये है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक बिल्डिंग बनानी है हमें, ठीक है, फिर एक टंकी बनानी है एक बिल्डिंग के ऊपर। तो ये पूरी बिल्डिंग है और उसके ऊपर हम टंकी बना देंगे। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है पूरी, उसके ऊपर हमें टंकी बनानी है। लेकिन अगर उस टंकी को हमें ऐसे बनाना हो तो मतलब ये बिल्डिंग और ये बिल्कुल अलग उससे, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाएगा? इतनी तो फिजिक्स मुझे भी आती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हमें इस पूरी स्ट्रक्चर को एक और सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उस एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेफे। रेफे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इस ओव्यूल को पकड़ के रखती है। आपको क्लियर है? कई बुक्स में रेफे को बड़ा अच्छे से डिनोट किया जाता है। ये देखो, ये जो सॉलिड लाइन दिखा रखी है रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसको हम बोलते हैं रेफे। इज इट क्लियर? हाइलम क्या हुआ? ये जंक्शन जो हमने बताया था, जो एक जंक्शन रिप्रेजेंट करता है फनिकल और ओव्यूल के बीच में। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी। ये हम डिटेल में फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? 2 इंटेगुमेंट्स होगी, बीच में एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक की हर एक सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। एंटीपोडल की प्लॉइडी एन, पोलर न्यूक्लियाई की भी एन होती है, n+n बोलते हैं इसको। इसको कभी भी 2n मत लिख देना। ये दोनों साथ होते हैं, फ्यूज़ नहीं करते हैं, ये बिल्कुल साथ साथ होते हैं। फ्यूज़ कब करेंगे? जब हम
बात करेंगे सेकंड मेल गैमेट आके इनके साथ फ्यूज करेगा तब, ठीक है। जब हम PEN की बात करेंगे, पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब ये बनाएगा फ्यूज करके, ठीक है। सो ये दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, एग सेल और सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अंदर कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है। मान लो एक सिनर्जिड है, एक डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लो एक सिनर्जिड है, इस एक का डायग्राम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस क्या होती हैं, दीज आर द सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स, जो क्या करती हैं, दे हेल्प इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ ए पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी तो ये उसकी ट्यूब को गाइड करेंगे कि आओ भाई इधर ही आना है आपको। जब पोलन ट्यूब मान लो इधर से आएगी तो ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस है ये उसको गाइड करेगा कि आओ भाई आपको यहीं से एंट्री करनी है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको। ओवल का स्ट्रक्चर कई बार पूछ लिया जाता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक एनाट्रोपस ओवल है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का ओवल होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब हम और भी टाइप होते हैं ओवल के, जैसे ऑर्थोट्रोपस हो गया, हेमिट्रोपस हो गया, कैम्पेलोट्रोपस हो गया। एक बार उनको भी देख लेते हैं क्योंकि आपको वो भी जानना ज़रूरी है। इतना डिटेल में नहीं देखना आपको क्योंकि वो हायर क्लासेस की बात हो जाती है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए उनके डायग्राम को भी। चलिए, सो ये कुछ टाइप्स हैं ओवल्स की। इससे पहले एक बात आपको और बता दूं मैं, कुछ बातें हैं। एनाट्रोपस ओवल जो आपने देखा था पिछले वाले डायग्राम में, तो वो जो ओवल होता है उसमें कितनी सेल्स होती हैं बेसिकली। एनाट्रोपस ओवल या फिर जो एम्ब्रियोसैक होता है, बेसिकली एम्ब्रियोसैक की अगर बात करें, ये एक एम्ब्रियोसैक है। ये एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक है। इसमें ये दो क्या थे, सिनर्जिड्स थे। ये एग सेल, कंबाइनली क्या बोला था इनको, एग एपरेटस बोला था। बीच में पोलर न्यूक्लियाई थे, ऊपर क्या थे, एंटीपोडल सेल थे। ये एक एम्ब्रियोसैक, इसमें लास्ट जो डायग्राम बनाया था हमने उसमें देखा था। अब देखो यहाँ पे कितनी सेल्स हैं। पहले न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। देखो ये जो जितनी भी सेल हैं इनकी सभी के अंदर एक न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, और जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके बाहर एक बड़ी सी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल कितनी हुई, 3 और 3 6 और 1 7। सो एक टिपिकल एम्ब्रियोसैक को हम बोलते हैं सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए कि एक लार्ज सेंट्रल सेल है, उसको एक सेल कंसिडर करके 7 टोटल सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस हैं यहाँ पे। ये क्लियर है आपको। इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। इसको क्या बोला जाता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। कई बार एग्जाम में या नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज है इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक ही बोलते हैं। पॉलीगोनम एक प्लांट स्पीसीज है जिसमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। क्लियर। सो ये कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओवल को। जो मोस्ट कॉमन टाइप वाला कौन सा था, एनाट्रोपस था। इसको बाद में दिखाया गया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कारीगरी दिखाई गई है। ऑर्थोट्रोपस में क्या है, फनिकल, ओव्यूल और माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, इसको इरेक्ट ओवल भी बोलते हैं। ठीक है, इरेक्ट। नेक्स्ट वन हमारा मोस्ट कॉमन टाइप एनाट्रोपस ओवल, जो अभी आपने डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसको इन्वर्टेड ओवल भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर। और एंजियोस्पर्म्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो। एंजियोस्पर्म्स को हम बोलते हैं मॉडर्न डे प्लांट्स, जो आज के ज़माने के प्लांट्स हैं।
हाईली एडवांस्ड हैं। मोस्ट एडवांस जो प्लांट्स हैं वो कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। फिर ये होता है हेमी एनाट्रोपस। इसमें आप देखो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ये क्या था? माइक्रोपाइल था और ये फनिकल था। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल एट राइट एंगल टू द फनिकल, जो ओव्यूल की बॉडी है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे हेमी एनाट्रोपस में। ठीक है, इसमें ना तो बिल्कुल ऐसे है ना ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है बीच में। ठीक है, फिर कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें देखो आप, जो ओवल की बॉडी है वो थोड़ी ट्विस्ट हो गई है, लेकिन एम्ब्रियो सैक जो है वो बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डू नॉट शो ट्विस्टिंग, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें फ़र्क है इसमें और इस डायग्राम में। अच्छे से देखो आप, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में कोई ट्विस्ट नहीं है कैम्पाइलोट्रोपस के केस में, लेकिन एम्फीट्रोपस में क्या होगा? जो एम्ब्रियो सैक है वो ट्विस्ट हो जाएगा और ये एक हॉर्स शू शेप बना लेता है। घोड़े की नाल जो होती है ना, बिल्कुल वैसी सी शेप बना लेता है ये। ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट वाली टाइप होती है सिरसिनोट्रोपस। इसमें क्या होगा? जो इंटेगुमेंट्स हैं वो ओव्यूल को दोबारा से एनसर्कल कर लेती हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल अगेन। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, क्योंकि हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, एमएससी वगैरह तक की बातें होती हैं ये। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप के ओवल्स होते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप हमारा कौन सा है? एनाट्रोपस ओवल है। इसी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनाट्रोपस ओवल का डायग्राम भी, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है इसके सारे स्ट्रक्चर्स भी। कई बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें से, जो हम आगे फर्टिलाइजेशन में भी डिस्कस करेंगे। सो इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए मेगास्पोरोसाइट के बारे में। आपने माइक्रोस्पोरोसाइट, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर्स, तो उसमें एक सेल्स थी, कौन सी? आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल कौन सी होती हैं? हमने पढ़ा था कि आउटर लेयर जो होती है उसमें एपिडर्मिस होती हैं, एपिडर्मिस की लेयर होती है आउटर मोस्ट, उसके इनर वाली कौन सी लेयर होती है? हाइपोडर्मिस। तो कुछ हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं और वो क्या बना लेती हैं? आर्किस्पोरियल सेल। सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स बिकम प्रोमिनेंट एंड दे विल फॉर्म आर्किस्पोरियल सेल। फिर वो आर्किस्पोरियल सेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। आउटर में जिसमें 3 से 4 वाल लेयर्स बन रही थी, और इनर मोस्ट जो है स्पोरोजेनस टिश्यू बना रही थी। यहाँ पे भी ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक आउटर प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन कर लेंगी और इनर स्पोरोजेनस सेल की फॉर्मेशन कर लेती हैं। और वो जो स्पोरोजेनस सेल है किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M कैपिटल C। माइक्रोस्पोर मदर सेल को किससे डिनोट किया था? स्मॉल m स्मॉल c से। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़ बताई थी हमने कि जहाँ भी मदर सेल का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे मियोसिस होती है। तो यहाँ मियोसिस होगी और कितने मेगास्पोर्स बनेंगे? हमें पता है कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। लेकिन ये चारों क्या सर्वाइव कर पाते हैं? तो हम कहेंगे नो, ये चारों सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनमें से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर ही बचता है। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर विल सर्वाइव, और वही मेगास्पोर जो है आगे डिवीजन शो करेगा, जो हम अभी डायग्रामेटिकली समझेंगे उस चीज़ को। सो यहाँ तक क्लियर है आपको कि मेगास्पोरोसाइट की फॉर्मेशन में हमने क्या बोला? आर्किस्पोरियल सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, आउटर प्राइमरी वॉल बनाएगी और इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगी। स्पोरोजिनस सेल्स जो है डिफरेंशिएट किस में हो जाएंगी? फिर मेगास्पोर मदर सेल में, जिससे कि 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और मेगास्पोर्स की प्रोसेस जो होती है जिसमें मेगास्पोर्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इज इट क्लियर टू यू? अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये मेगास्पोरोजेनेसिस होती कैसे है। सो अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। और आपको पता है एज द नेम इंडिकेट, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स जो बनते हैं और किससे बनेंगे? मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा? एक मेगास्पोर है जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की है। मेगास्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। उसमें कौन सा डिवीजन होगा? आप बताइए मुझे। मेगास्पोर में माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा?
अभी मैंने आपको बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड होती है, उसमें मियोसिस होके क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर्स बन जाएंगे। और ये मेगास्पोर कैसा था, हैप्लॉइड था। और अगर हैप्लॉइड है तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। एक मेगास्पोर है, मान लो एक मेगास्पोर था, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होंगे, तो कितने बन जाएंगे मेगास्पोर्स, उससे 2 मेगास्पोर बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें और माइटोटिक डिवीज़न होंगे, उससे कितने बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। सक्सेसिव डिवीज़न होंगे और उन 4 से क्या बन जाएगा, इस तरीके से 8 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब ये 8 सेल स्टेज बनेगी, उसके बाद में सेलुलराइजेशन हो जाता है। ये सेलुलर लेवल पे जब होंगे तो 3 इनमें से एक पोल की तरफ चले जाएंगे और 3 दूसरे पोल की तरफ। मान लो कि ये 3 जो हैं ये इधर आ गए और ये 3 जो है ये इधर चले गए, और बीच के दोनों जो है वो साथ हो जाते हैं सेंटर में। तो हमने क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मेगास्पोर्स जो थे माइटोसिस अंडरगो करेंगे और 2 न्यूक्लिएट स्टेज फॉर्मेशन होती है। 2 न्यूक्लिएट से फिर 2 सक्सेसिव 4 न्यूक्लिएट आएगी, 4 न्यूक्लिएट से 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 8 न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रियो सैक है, उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट, और उस सेल वॉल की फॉर्मेशन से एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। इज इट क्लियर? 8 न्यूक्लियर स्टेज को हमने डिटेल में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए आप, ऊपर 3 है एंटीपोडल सेल, आपने अच्छे से देखा है अभी जब ओवल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तब। यहाँ कौन सा एंड होता है बताओ एंटीपोडल सेल से? यहाँ पे हम बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है, और ये वाला माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल। 3 होती है एंटीपोडल सेल जो हमेशा चलाजल एंड की साइड में होंगी। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, लार्ज सेंट्रल सेल है ये पूरी। नीचे क्या होंगे, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा, गाइड करेगा पोलन ट्यूब की एंट्री को कि भाई इधर से ही आपको एंट्री करनी है। एग सेल होता है जो इनके पीछे प्रेजेंट होता है। फिर पहला जो आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे हम, उसमें देखेंगे कि पहला जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है, जो हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस न्यूक्लिएट को, इस जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें कितनी सेल्स होगी, अभी हमने बताया था कि 7 सेल्ड, 1 2 3 4 5 6, और ये सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और एक और नाम दिया था इसको, क्या बोला था हमने, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट स्पीसीज में देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम भी आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम्स में और नीट वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी सेल कहाँ होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिनर्जिड्स के अंदर एक थिकनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, या फिर फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑप्शन दे देंगे आपको, एग सेल दे देंगे, एंटीपोडल सेल दे देंगे, सेंट्रल सेल दे देंगे और सिनर्जिड्स दे देंगे। सो आपको अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ लेना है। यहाँ तक क्लियर हो आपका? नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। अब आप सोचिए कि कोई पोलन है, पोलन बहुत सारे उड़ते रहते हैं, तो कोई पोलन अगर किसी भी प्लांट का अगर एक स्टिग्मा के ऊपर आ गया तो क्या वो जर्मिनेट कर जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचिए कि हम लेके आए हैं आम, और अगर नींबू का उसमें जर्मिनेट होगा तो वो आम वाली थोड़ी रहेगी बात। सो इस चीज़ को ध्यान रखना आप कि कभी भी कोई भी प्लांट का पोलन किसी भी प्लांट के स्टिग्मा के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर एबिलिटी होती है उस पोलन को रिकॉग्नाइज करने की। अगर वो उसके टाइप का है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसके टाइप का नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सो पहली लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन आके जब जर्मिनेट होता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर। इज इट क्लियर? हमने यही तो बोला कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के ऊपर जर्मिनेशन जो है पोलन का वो डिपेंड करता है।
नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? पोलन के केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर। पोलन की वाल आपको पता है कि आउटर लेयर एक्साइन होती है, इनर इंटाइन होती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो एक्साइन लेयर है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और जो इंटाइन होती है वो गैमेटोफिटिक रिकॉग्निशन फैक्टर्स को लेके चलती है, ठीक है। एक्साइन इज फील्ड विद स्पेसिफिक प्रोटीन, लिपिड एंड सर्टेन एलर्जेंस। ये सारे किसके द्वारा सिक्रीट होते हैं? ये टेप्टम के थ्रू सिक्रीट होते हैं। और टेप्टम आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से, कि टेप्टम को आप नर्स लेयर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इंटाइन क्या करेगा? इंटाइन कैरीज गैमेटोफिटिक रिकॉग्निशन फैक्टर्स। सो ये था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन के मैकेनिज्म के बारे में। सो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में, इनबॉक्स में या फिर कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ज्ञान जो है वो बांटने से ही तो बढ़ता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि और लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।